गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं नरेशन में। जो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ लेकर आए थे, उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा कि अभी तक हम लोग ने जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, उसमें हम लोग ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने नहीं पढ़ाया था। तो अब शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि इन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज चेंज। देखिए अभी तक आप जो सेट टू जो सेट टू होता था, आप उसको किस में चेंज कर देते थे? टोल्ड में चेंज कर देते थे ना। या कभी कभी सेड आता था तो सेट का सेड ही कर देते थे। लेकिन इस बार जो है आप कुछ ऐसा नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान तो आप लोग लेंगे ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसमें क्वेश्चन का यूज़ किया जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क्स का, और प्रश्न पूछा जा रहा होगा। ओके। तो जो यस नो वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें हाँ ना का आंसर निकलता है, तो उसका कैसे बनता है देख लीजिए। मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा। देखिए बेटा, इसमें जो है सेट टू अगर आपको आ जाए या कहीं सेट दिखाई दे जाए तो आप उसको आस्क में चेंज कर देंगे। आस्क मीन्स बेटा बेटा पूछना होता है, इसलिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न भी पूछे ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आप सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे। अगर सेट आ जाए तो भी आस्क में चेंज कर देंगे। सेट, और पहले आप लोग क्या पढ़ते थे कि सेट आ जाए तो सेट का सेट लिख देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सेट दिखाई दे तो आप उसको क्या कर दीजिएगा? सेट का आस्ट में बदल दीजिएगा, और सेट टू को भी आस्ट में बदल दीजिएगा। लेकिन ये केवल और केवल आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है, सभी में नहीं। और अगर आप आज ना लिखना चाहें तो आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, या वांटेड न्यू को का यूज़ आप कर सकते हैं। इन तीनों में आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको आस्ट अच्छा होगा, आप आस्ट करें, आसान होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप जानते हैं जैसा कि इन्वर्टेड कॉमा आप हटाते थे हर बार, और वहाँ पे दैट का यूज़ करते थे। इस बार दैट का यूज़ नहीं करना है, लिखा हुआ है दैट इज़ नॉट यूज्ड। ओके, दैट का यूज़ इस बार आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको जो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज़ सेंटेंस देखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब आप सब पहचान पाएंगे, जैसे कि इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, डिड, डू, डज। ओके। और आपका विल, शैल, कैन, मे। अगर इन सभी चीज़ों से शुरुआत हो रही है तो आप जो है यही एट्सेट्रा, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे शुरुआत हो रही है, तब तब इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। तब जो है आपको इफ़ और वेदर का यूज़ करना होगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। दैट का यूज़ ना करके इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप क्या यूज़ करेंगे? इफ़ या वेदर का। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेटा, कहाँ पे करना है? जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जहाँ से हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत हो रही हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंट बात कही गई है, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो। उसमें सब्जेक्ट कोई नहीं होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। ओके। विदाउट टेंस जो है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ना पढ़ें। मैं डेली आपको जो है वो भेजता हूँ, अपलोड करता हूँ। टेंस की सीरीज़ भी अपलोड कर रहा हूँ मैं अपनी वीडियो पर, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे भी देख सकते हैं। ओके। तो आज ही मैंने जो है वो पास्ट कंटिन्यूस बताया है, मैं प्रेजेंट का सारी चीज़ बता चुका हूँ, पास्ट तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो आप वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, और साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इसका यूज़ करेंगे, इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। कब करेंगे? जब सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पहचान जरूर लीजिएगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। आगे क्या बताता है? आगे बताता है एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस इज मेड फ्रॉम इन असर्टिव फॉर्म। अच्छा, देखिए इफ़ के बाद का जो सेंटेंस होगा, यानी इफ़ लगाने के बाद, ये वेदर लगाने के बाद का जो सेंटेंस होगा, उसको आप जो है असर्टिव में बदलेंगे। ओके, असर्टिव या अफर्मेटिव बोलना चाहिए।
अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको बदलेंगे। आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है बट इन रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड आर यूज्ड when, where, when, why, etc. Then in place of inverted comma interrogative word is used। देखिए बेटा, आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने 2 पार्ट बांट दिए हैं। तो आज हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, क्या आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आज हम लोग यहाँ वाला जो लाइन लिखी हुई है अभी जो मैंने पढ़ी है, इसमें ये लिखा हुआ था कि वेयर, व्हेन, व्हाई, अगर इस टाइप का कोई भी वर्ड आ जाता है, मतलब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ना होके सेंटेंस की शुरुआत किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हो जाए, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लिख दिया जाता है। ये बात मैं आपको कल बताऊंगा, पार्ट सेकंड जब मैं बताऊंगा। अभी हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको फोकस रखना है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो, और इन्वर्टेड कॉमा हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर लगाएंगे। इफ़ और वेदर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। यानी कि असर्टिव सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में बनाएंगे। जैसे कि सेंटेंस देखिए तो समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है कि ही सेड टू मी। फिर यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को देखिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। ऐसे ही पहचानेंगे, सेंटेंस जैसे मिलेगा हड़बड़ाइएगा मत, क्वेश्चन मार्क देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, ये देखिए आर आया हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि सेड टू किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? ही आस्क्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आप क्या लिखेंगे? इफ़। समझ में आ रहा है ना आपको बच्चों? जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। और उसके आगे का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? असर्टिव फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ के बाद आपको क्या देखना है? इफ़ के बाद तुरंत आपको सब्जेक्ट देखना है। फिर से बता रहा हूँ, इफ़ के बाद क्या देखना है आपको? सब्जेक्ट देखना है। तो बताइए सब्जेक्ट कौन है? यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मी का मी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। ये बात तो आप लोग को नॉर्मल मालूम ही होगी कैसे पर्सन चेंज किए जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है, ये आईएनजी आया हुआ है, इज एम आर आया हुआ है ना। तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं, और रीडिंग अ बुक, ये पूरा एज इट इज उतार देंगे। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस क्या बोल गया मैं? इसके लिए आपको पिछले वीडियो देखने होंगे, और जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होनी चाहिए, तभी हो पाएगा, ओके। यहाँ पे लिखिए बेटा, लिखा है सुरेश सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सेड टू को आस्ट में चेंज कर देंगे, बाकी सुरेश और हरी को एज इट इज लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आप वेदर लिख सकते हैं, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इफ़ लिख सकते हैं। और इसके तुरंत ही बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? यू है। यू क्या कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हरी है, तो हरी के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। फिर आपको मालूम है कि ही के साथ विल लगता है, इसलिए विल का वुड, शैल का शुड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया? वुड कर दिया। फिर देखिए पूरा उतार दिया है, गो टू स्कूल। बट आपको मालूम होना चाहिए टुडे का किस चीज़ में चेंज हो जाता है? दैट डे में चेंज हो जाता है, ओके। कठिन नहीं है, बस किस चीज़ का खेल है, आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, पर्सन क्लियर होना चाहिए, बस। अगर जिस बच्चे को भी ये क्लियर है तो वो सब कुछ कर लेगा। नेक्स्ट है आपका सी सेड टू मी डू यू नो सोहन। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस को देख लीजिए पहले, क्वेश्चन मार्क है, और पहचानिए तब तक कि ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा? गुड बेटा, ये डू यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव फॉर्म क्या होता है, ज़रा सोचिए तब तक इधर का देखिए। सी का सी बनाते हैं, मी का मी बनाते हैं, सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, लगाएंगे इफ़ या वेदर, कुछ भी लगा सकते हैं। और इसके आगे का सेंटेंस हमको असर्टिव फॉर्म में बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा ना। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, डू डज लगा हुआ है इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में ना,
तो पास्ट इंडेफिनिट की जो सिंपल सेंटेंस होती है उसकी क्या पहचान होती है, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होती है, उसमें डिड नहीं आया होता है। डिड आता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। आपको इस बात का हमेशा याद रखना है कि इफ़ और वेदर के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू आया हुआ है, यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मी की जगह आई, सब्जेक्टिव फॉर्म है। ओके, उसके बाद जो है सेकंड फॉर्म आती है, तो नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है, उसके बाद सोहन हो जाएगा। सी आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू सोहन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। तो देखिए यहाँ पे इसको फिर से समझिए कौन सा टेंस है। डू भी लगा है, नॉट भी लगा है, आप समझ पा रहे हैं ना कौन सा है, ये वही प्रेजेंट डेफिनिट है। प्रेजेंट डेफिनिट में भी ये देखिए नॉट भी आया हुआ है। तो प्रेजेंट डेफिनिट चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में लेकिन ये निगेटिव है ना, नॉट आया हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव में क्या डिड लगता है, हाँ लगता है। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव में डिड लगता है, जबकि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें डिड का यूज़ नहीं करते हैं। टेंस क्लियर होगा तभी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे फादर लिखिए, मी लिखिए, सेड टू चेंज करिए, आज में इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, हटाइए। यहाँ पे इफ़ और वेदर कुछ भी लिखिए। फिर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी का आई बन जाएगा। फिर यहाँ पे डिड नॉट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। फिर ओबे लिखेंगे, मी आपका कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि आई का ही फैमिली का है ये। और जो है आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे फादर है, तो फादर के लिए यहाँ पे आप हिम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है राजेश सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक। तो राजेश का राजेश लिख दीजिए और इस सेंटेंस को पहचानिए ये कौन सा टेंस है। और सेट टू चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में मी का मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ़ या वेदर कुछ भी यूज़ करिए। और इसके तुरंत ही बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट आपका यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, है ना। अब ये पहचानिए ये डिड किस में आता है, डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट हो डायरेक्ट स्पीच में, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना बेटा। देखिए आप लोग टेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, टेंस पे अगर आप ध्यान देंगे तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे जो है आप यू आपका सेकंड पर्सन होता है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई का। उसके बाद आई के बाद आप हैड लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेंट की थर्ड फॉर्म लेंट होती है। फिर मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन राजेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राजेश के लिए यहाँ पे हम हिम का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे योर आया हुआ है, तो यू जैसे यू का आई हुआ था वैसे योर का माई हो जाएगा और बुक हो जाएगा। ठीक है, तो जो है आज हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी, आज हम लोग ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा हुआ है। कल हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तब क्या करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।